प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित आह धरती कितना देती है शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यह एक बहुत ही लंबी कविता है, इसलिए एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे और तीसरे भाग में यानी पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। नमस्कार, हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 2 वीडियो के रूप में मैं 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित आह धरती कितना देती है शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या। आइए व्याख्या करने से पहले मैं एक बार पुनः इस कविता का सार या सारांश अत्यंत ही संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। आह धरती कितना देती है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना पल्लव नामक काव्य ग्रंथ से संग्रहित है। इस कविता में कवि ने अपने बचपन की एक घटना का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। कवि धनवान बनने की लालसा में एक बार धरती में पैसों का एक बीज बो देता है, ताकि वहां पैसों के पेड़ उग जाएं और वह धनवान सेठ बन जाए। परंतु धीरे धीरे अर्धशती यानी 50 वर्ष बीत जाते हैं, किंतु पैसों के बीज वहां अंकुरित नहीं होते हैं। फिर कवि की धारणा धरती के प्रति बदल जाती है और वह इसे बंध्या तक कह देता है। दूसरी बार कवि बरसात के मौसम में अपने घर के आंगन के एक कोने में अपनी उंगली से कुरेद कर या सहलाकर मिट्टी के नीचे सेम के एक बीज को दबा देता है। फिर कुछ दिनों के बाद वहां अंकुर फूटते हैं। यह देखकर कवि हैरान हो जाता है। कुछ दिनों के बाद बेलें बल खाकर आगे निकलती है और धीरे धीरे उसमें सैकड़ों फूल खिल जाते हैं। सुंदर सुंदर कोमल कोमल नुकीली तथा मखमली मोटी फलियां को लटकते हुए देखकर कवि बहुत खुश हो जाता है। कवि स्वयं तो खाता ही है, अपने पास पड़ोस के परिचित अपरिचित सभी लोगों को भी देता है, पर वे कम होने का नाम ही नहीं लेती है। यह सब देखकर कवि का धरती के प्रति पुनः
विचार बदल जाता है। कवि धरती को अब बंध्या न कहकर रत्न प्रस्विनी कहता है। कवि अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि धरती मां बंजर नहीं है, वह तो रत्नों को जन्म देने वाली है। चूंकि कवि यानी मैंने अपने बचपन में स्वार्थ एवं लोभ के वशीभूत होकर ही जमीन में पैसे बोए थे ताकि वह धनी आदमी बन जाए, इसीलिए वहां पैसे के पेड़ नहीं उगे। परंतु जब कवि ने यानी जब उन्होंने दूसरी बार सेम के बीज बोए तो वहां प्रचुर मात्रा में सेम हुए यानी सीम फले। सीम की अनगिनत फलियां को खाया और जब खत्म नहीं हुए तो उन्होंने उसे पूरे मोहल्ले में बांट दिया। इस पर भी जब फलियां समाप्त नहीं हुई तो उन्होंने अपने सगे संबंधियों, भिखमंगों आदि तक में भी बांट दिया। सभी छक्कर खाए। इस घटना के बाद कवि इस निर्णय पर पहुंचता है कि मोह, तृष्णा और लालसा के स्थान पर हमें सदा समता, ममता और क्षमता के दाने बोने चाहिए। कवि का मानना था कि चूंकि मैंने यानी कवि ने अज्ञानतावश धरती में गलत बीज बोए थे, इसीलिए वे नहीं उगे। इसमें धरती माता का कोई दोष नहीं था। दरअसल वे बीज तो मोह के थे और धनवान बनने के लालच में कवि ने उसे बोया था और सींचा था। फिर भला वह कैसे उगता, वह भला कैसे फलता। अतः जो बीज यानी जो कार्य लालच के कारण बोए यानी किए जाते हैं वे कभी भी नहीं फलते हैं, और जो कार्य परमार्थ के लिए यानी दूसरों की भलाई के लिए बोए या किए जाते हैं वे अवश्य फलते हैं। अतः हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें केवल अपना हित छिपा हुआ हो। ऐसा कार्य समाज के लिए कभी भी हितकारी या कल्याणकारी नहीं होता है, बल्कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो, समाज की भलाई हो। अतः हमें मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण ही व्यापक तौर पर अपनाने से ही मानव जाति का कल्याण हो सकता है। यह धरती प्राणी मात्र के लिए उपयोगी, फलदायक और मंगलमयी सिद्ध हो सकती है। अतः मानव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह कविता यहीं समाप्त हो जाती है। आइए अब मैं इस कविता की व्याख्या यानी 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की व्याख्या अत्यंत ही सरल भाषा में शब्दार्थ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा। आह धरती कितना देती है शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या। पहला स्टैंजा, इसे मैं पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। पहला स्टैंजा। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर
बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। हो सके तो आप इसे कॉपी पर भी लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आप मेरा वीडियो देखें आपको अर्थ समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। शब्दार्थ: छुटपन में यानी बचपन में, कलदार यानी रुपया या धन या यंत्र के द्वारा बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के, खनकेंगी यानी रुपयों की खनक या खन खन की आवाज, बंजर यानी ऊसर यानी जो भूमि कुछ पैदा ना करे यानी अनुपजाऊ, अंकुर यानी छोटा पौधा, बंध्या यानी बंजर, धूल हो गए यानी नष्ट हो गए या मिट गए, अबोध यानी अज्ञानी। ममता को रोपा था अर्थात स्वार्थ के बीज बोए थे। तृष्णा को सींचा था यानी रुपयों के लालच को सींचा था या रुपयों का लालच होने के कारण सींचा था। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ आह धरती कितना देती है शीर्षक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हें प्रकृति का चितेरा या प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रसंग: इस कविता में कवि ने अपने बचपन की एक घटना का बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा है तथा इन काव्य पंक्तियों के द्वारा पंत जी ने लोभ और लालच से मुक्त होने का संदेश भी दिया है। यह संदेश उन्होंने बचपन में हुई भूल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना पल्लव नामक काव्य ग्रंथ से ली गई है। अब मैं व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। चूंकि यह एक बहुत ही लंबी कविता है, इसलिए मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या: मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी अपने बचपन की एक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने छुटपन में यानी मैंने बचपन में एक बार बिना किसी को कुछ बताए सबसे छिपकर कुछ पैसे जमीन में बो दिए थे, ताकि वहां पैसों के पौधे निकल कर आएं और चुपचाप मैं एक धनी आदमी बन जाऊं। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, यानी मैंने सोचा था कि जिस प्रकार कोई बीज धरती में बो देने से उससे पौधे निकल आते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि मैं भी जमीन में पैसे बो दूंगा तो अवश्य ही धरती में से पैसों के प्यारे प्यारे
पेड़ उग आएंगे और मैं एक धनी आदमी बन जाऊंगा। अगली दो पंक्तियां देखिए। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। बहुत ही सरल पंक्तियां हैं। यानी फिर मैंने जो पैसे जमीन में छिपकर बोए थे उसमें रुपयों की फसलें लगेंगी, अर्थात उसमें सोने चांदी के भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के लगेंगे। जिस प्रकार यंत्र से भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के बनते हैं टकसाल में, और उनसे खन खन की सुंदर और मधुर आवाज निकलेंगी। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और देखते देखते इन रुपयों की वजह से मैं एक दिन अच्छा खासा धनी सेठ बन जाऊंगा। धनी बनने का राज किसी को भी पता नहीं चलेगा। इस प्रकार कवि धनी बनना चाहता था और इस राज को किसी को भी नहीं बताना चाहता था। अगली दो पंक्तियां देखिए। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। बहुत ही सरल पंक्ति है, व्याख्या भी बहुत ही आसान है। यानी मेरा दुर्भाग्य, कई दिनों तक इंतजार करने पर भी उस बांझ अर्थात ऊसर धरती में से एक भी अंकुर बाहर निकल कर नहीं आया, अर्थात उस बंजर जमीन से मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। मेरी आशा निराशा में बदल गई। अगली पंक्तियां देखिए। सपने जाने कहां मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। अर्थात मैंने अपने मन में जो सपने पाले हुए थे, अब क्या सपना था? कभी चुपचाप धनवान आदमी बनना चाहता था, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था। यानी मैंने अपने मन में जो सपने पाले हुए थे वे न जाने फिर कहां मिट गए और न जाने कब धूल में मिल गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, अर्थात न जाने कितने दिनों तक मैं निराश होकर उस फसल की प्रतीक्षा करता रहा जिसे मैंने बोया था। कहने का अर्थ यह है कि मैं काफी दुखी होकर उन पैसों की फसलों को पाने के लिए काफी दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई लाभ हमें नहीं मिला। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, पलक पावड़े बिछाना यानी बेसब्री से किसी की प्रतीक्षा करना। यानी मैंने अपनी बाल सुलभ कल्पना के पावड़े बिछाकर, अर्थात बिना पलक झपकाए न जाने कितने ही दिनों तक रुपयों की फसल को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करता रहा। अगली पंक्तियां देखिए। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। बहुत ही सरल पंक्ति है। दरअसल यहां कवि कहते हैं कि मुझे आज समझ में आया कि मैं उस समय एक बहुत ही अबोध बालक था, यानी मैं एक अज्ञानी बालक था। यानी उस समय मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं था। मैंने अपनी अज्ञानतावश धरती में गलत बीज बो दिए थे। इसमें धरती माता का कोई दोष नहीं था। अगली पंक्ति देखिए। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। यहां कवि
कहते हैं कि मैंने धरती में गलत बीज बो दिए थे। मैंने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही उन बीजों को रोपा था और तृष्णा की भावना से सींचा था। मैं लालची बन गया था, इसलिए उनमें अंकुर नहीं निकले। अर्थात मैंने जो बीज बोए थे वे बीज तो मोह के थे और मैंने केवल धनवान बनने के लालच में ही उन्हें सींचा था। फिर भला वे कैसे उगते, वे कैसे फलते? सच तो यह है कि जो बीज अर्थात जो कार्य लालच के वशीभूत किए जाते हैं, यानी जो बीज बोए जाते हैं, वे कभी नहीं फलते हैं। और जो कार्य परमार्थ के लिए यानी दूसरों की भलाई को ध्यान में रखकर बोए जाते हैं या किए जाते हैं, वे अवश्य फलते हैं। अन्न के बीज इसलिए फलते हैं क्योंकि उनमें स्वार्थ न होकर दूसरों की भलाई का भाव छिपा हुआ होता है। अन्न की फसल से सारे संसार के प्राणियों का भरण पोषण होता है, इसी से वे बीज फलते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं विशेष आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। विशेष प्रस्तुत पद्यांश में वर्णों की आवृत्ति होने के कारण जैसे छुटपन, छिपकर, फूल, फल, बीज, बोए में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल, सरस और व्यवहारिक एवं प्रवाहपूर्ण है। उपर्युक्त पद्यांश में मुहावरों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे सपने धूल हो जाना, बाट जोहना, पलक पावड़े बिछाना आदि आदि। दूसरा स्टैंजा, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। अर्धसती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपी, वर्षा झूली, सर्दें मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। ओ जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहल वश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हूं। उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, मैं उसका अर्थ यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं। इसे ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, अर्धसती यानी 50 वर्ष, हहराती यानी तेजी से चली गई या निकल गई या दहलाती हुई चली गई। मधु यानी बसंत ऋतु, हेमंत यानी शीत ऋतु, गाढ़ी यानी गहरी या घनी, उदी यानी काली और लाल, लालसा यानी कामना या आकांक्षा, कजरारे यानी काले, कौतूहलवश यानी जिज्ञासावश, तरु यानी पेड़ जानते ही हैं, तह यानी नीचे, भू यानी पृथ्वी, अंचल यानी किनारे, मणि माणिक यानी हीरे मोती कीमती रत्न। संदर्भ वही है
जिसे पहले मैंने बतलाया है। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि पंत जी ने भिन्न भिन्न ऋतुओं का वर्णन करते हुए सेम के बीजों को धरती में बो देने की घटना का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। आइए अब मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूं ताकि अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाए। अर्धसती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। व्याख्या। कवि पंत जी आगे कहते हैं कि इस तरह धीरे धीरे 50 वर्ष बीत गए। अर्धसती हहराती निकल गई, यानी इस प्रकार धीरे धीरे 50 वर्ष बीत गए। अर्थात मैंने जो लोभ वश गलत बीज बोए थे उसके 50 वर्ष बीत गए। इस बीच न जाने कितनी ही ऋतुएं आई और कितनी ही ऋतुएं चली गई, कितने ही बसंत और पतझड़ बीत गई। अगली पंक्तियां देखिए। ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, सर्दें मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। बहुत ही आसान सी पंक्तियां हैं। अर्थात कभी ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी पड़ी तो कभी झूले झुलाने वाली मन भावन वर्षा ऋतु आई, कभी शरद ऋतु की चांदनी रात हमारे बीच आई और मुस्कुराकर चली गई। सीसी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन, यानी कभी कड़ाके की ठंड से सीसी की ध्वनि उत्पन्न कराने वाले हेमंत ऋतु आए और कप कपाया, कभी पतझड़ के मौसम में पेड़ों के पत्ते झड़े तो फिर कभी धरती को हरियाली यानी हरा भरा कर देने वाली बसंत ऋतु आई, जिससे वन जंगल फूलों से हंस पड़े और धरती दुल्हन के समान सज गई। अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। ओ जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। अर्थात कुछ दिनों के बाद जब फिर से आसमान में काली काली घटाएं, लाल रंग बिरंगी लाल साएं लिए हुए, अर्थात मन में भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं लिए हुए हमारे बीच वर्षा ऋतु आई। कहने का अर्थ यह है कि कुछ दिनों के बाद अब फिर वर्षा ऋतु आई, बहुत वर्षा हुई। अगली दो पंक्तियां देखिए। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर, यानी कवि यहां कहते हैं कि पता नहीं कैसे मैंने कौतूहलवश वर्षा से भींगी मिट्टी यानी नरम नरम धरती की तह को अपनी उंगली से कुरेद कर या सहलाकर अपने घर के आंगन के एक कोने में मिट्टी के नीचे सेम के बीज बो दिए। अगली दो पंक्तियां देखिए। बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों, यानी कवि यहां कहते हैं कि मैंने सेम के बीज को मिट्टी के नीचे इस प्रकार दबा दिए मानो जैसे पृथ्वी के एक किनारे यानी धरती की साड़ी के छोर में माणिक्य
रत्न बांध दिए हों। जिस प्रकार हमारे घर में माताएं या बहनें साड़ी के छोर में कुछ विशेष चीज बांध कर रख देती है, ठीक उसी प्रकार कवि ने पृथ्वी के किनारे यानी धरती रूपी साड़ी के एक छोर में माणिक रत्न बांध दिए हों। आइए अब मैं व्याख्या पूरी करने के बाद विशेष आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष प्रस्तुत पद्यांश में वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहां अनुप्रास अलंकार है। जैसे कर कंपे, लालसा लिए, बादल बरसे, से सहला, दबा दिए, मणि माणिक में, तथा सीसी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहां कवि ने भू का मानवीकरण किया है। भाषा सरल, सरस, सहज एवं व्यवहारिक तथा प्रवाहपूर्ण है। भाषा मुहावरेदार एवं खड़ी बोली हिंदी है। अब मैं तीसरा स्टैंजा पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। तीसरा स्टैंजा। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख पार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। आइए उपरोक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं अर्थ आपके सामने प्रकट कर देता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। सहसा यानी अचानक, हर्ष विमूढ़ यानी खुशी के कारण पागल हो जाना, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। विस्मय यानी हैरान, नवागत यानी नए आने वाले, पताकाएं यानी ध्वजाएं या झंडी, जीवन की यानी जिंदगी के जीत की, उल्लास यानी उमंग, उत्सुक यानी अधीर, डिंब यानी अंडे, आप जानते ही हैं। संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने सेम के बीज के अंकुरित होने का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। आइए अब मैं पुनः हर बार की तरह दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। व्याख्या, दो पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। यानी कवि कहते हैं कि मैं इस घटना को लगभग भूल ही गया था, क्योंकि यह घटना बहुत ही छोटी सी घटना थी, इसलिए मैं इसे भूल गया था। और तो और यह घटना ऐसी खास महत्वपूर्ण भी नहीं थी जिसे मैं अपने मन में
याद रखता। अगली दो पंक्तियां देखिए। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा। बहुत ही आसान सी ये पंक्तियां हैं, व्याख्या भी बहुत ही आसान ही है। अर्थात मैंने अपने घर के आंगन के कोने में सेम के बीज के बोने की बात को लगभग भूल ही गया था, और यह बात इतनी बड़ी भी नहीं थी जिसे मैं याद रखता। किंतु एक दिन की बात है, जब कवि यानी मैं संध्या के समय टहल रहा था, तब उन्होंने यानी कवि ने अचानक वहां कुछ अंकुरित होते हुए देखा। अगली दो पंक्तियां देखिए। उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा, मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत। कहने का अर्थ यह है कि यह सब देखकर कवि यानी वह हर्षोल्लास से नाच उठा, यानी कवि आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने देखा जैसे कितने ही छोटे छोटे पौधे बिल्कुल नए नए आए हुए मेहमान की तरह वर्षा में छोटे छोटे छतरी ताने हुए खड़े हैं। अगली दो पंक्तियां देखिए। छोटी छोटी छाता ताने खड़े खड़े हुए हैं, छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की। बहुत ही आसान सी ये पंक्तियां हैं। कवि कहते हैं कि छोटे छोटे सेम के बीज के अंकुर छोटी छोटी छतरी जैसे ताने हुए खड़े थे। अर्थात सेम के बीजों के अंकुर प्रारंभ में छोटे छोटे छाते जैसे ही दिखाई दे रहे थे। अर्थात सेम के बीज के अंकुर प्रारंभ में उसी तरह दिखाई दे रहे थे मानो वे छोटे छोटे छतरी हों, यानी सेम के बीज के अंकुर प्रारंभ में छोटे छोटे छतरी के समान दिखाई दे रहे थे। छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, यानी यह सब देखकर कवि को लगता है कि आखिर मैं इन्हें देखकर क्या कहूं, छाता कहूं या जीवन की विजय ध्वजाएं कहूं, क्योंकि बीजों का अंकुरण एक प्रकार से जीवन की विजय का प्रतीक था, इसलिए वे अंकुर विजय पताकाएं जैसे शोभा दे रहे थे। अब मैं अगली दो पंक्तियों को पढ़ता हूं। या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे। कहने का अर्थ यह है कि यह सब देखकर ऐसा भी प्रतीत हो रहा था मानो जैसे वे छोटी छोटी प्यारी प्यारी हथेलियां हैं जो हाथ खोले हुए खड़े हैं। कहने का अर्थ यह भी है कि वे चाहे छाते हो या विजय पताकाएं या फिर नन्ही नन्ही हथेलियां, पर इतना तो अवश्य था कि वे छोटे छोटे अंकुर, हरे हरे अंकुर प्रसन्नता या हर्ष से भरे हुए थे। अब मैं अगली दो पंक्तियों को पढ़ता हूं। पंख पार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। साफ सुथरा अर्थ है। कवि आगे कहते हैं कि और उस दशा में वे ऐसे लग रहे थे मानो जैसे चिड़ियों के बच्चे अभी अभी अंडे तोड़कर बाहर निकल आए हों और उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों, यानी उड़ने के लिए बहुत अधीर हो रहे हों।
आइए अब मैं विशेष प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। विशेष उपर्युक्त पद्यांश में पुनरुक्ति, प्रकाश, संदेह तथा उपमा अलंकार है। सेम के अंकुरों का यहाँ मानवीकरण किया गया है। भाषा सरल, सरस और व्यवहारिक एवं प्रवाहपूर्ण है। उपर्युक्त पद्यांश में कुछ संस्कृत तत्सम शब्द हैं। भाषा सरल, सुबोध एवं खड़ी बोली हिंदी है। आइए अब मैं इस वीडियो का जो अंतिम स्टैंजा है उसे पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या शब्दार्थ के साथ प्रस्तुत करता हूं। चौथा स्टैंजा। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले। बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, तब से उनको देखता रहा धीरे धीरे। अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोबी। आइए उपर्युक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द हमें दिखलाई दे रहे हैं, मैं उसका अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। निर्निमेष यानी बिना पलक झपकाए या टकटकी लगाए। सहसा यानी छोटी। मखमली यानी कोमल और चमकदार। चंदोबे यानी सामियाना। संदर्भ वही है। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि पंत जी ने सेम या सीम का पौधा आखिर किस प्रकार बढ़ता है तथा उस पौधे की वंशवृद्धि किस प्रकार होती है, इसका बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या धीरे धीरे आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले। यानी कवि पंत जी आगे कहते हैं कि जब अचानक मैंने अपने घर के आंगन में टहलते हुए घर के कोने में सेम के बीज को अंकुरित होते हुए देखा, तो मैं कुछ देर के लिए हैरान हो गया। यानी एक क्षण के लिए तो मैं आश्चर्यचकित होकर सेम के बीज से उगे हुए अंकुरों को बिना पलक झपकाए यानी टकटकी लगाए लगातार देखता रहा। एकाएक मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले अपने आंगन के कोने में सेम के बीज बोए थे। अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन। यानी कवि कहते हैं कि मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने अपने आंगन के कोने में सेम के बीज बोए थे। ये छोटे छोटे पौधे संभवतः उन्हीं बीजों से उत्पन्न हुए थे जो अब सेना के रूप में घमंड के साथ खड़ी थी। अगली दो पंक्तियां देखिए। मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, नन्हे नाटे
पैर पटक बढ़ती जाती है। यानी कभी कहते हैं कि छोटे छोटे पौधे ऐसे लग रहे थे मानो मेरी आंखों के सम्मुख बिल्कुल सेना के रूप में, अर्थात पलटन के रूप में अब गर्व से सीना तानकर खड़ी है और अब वह अपने छोटे तथा कम लंबे वाली पैर पटकती हुई यानी मार्च करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार सेनाएं मार्च करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक उसी तरह छोटे छोटे पौधे पैर पटकते हुए बिल्कुल सेना की तरह आगे बढ़ रही थी। अगली दो पंक्तियां देखिए। तब से उनको देखता रहा धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां। यानी कवि आगे कहते हैं कि जब से सेम के बीजों में अंकुर फूटे तभी से मैं प्रतिदिन उनका विकास देखता रहा कि किस प्रकार ये बढ़ते हैं। मैंने देखा कि धीरे धीरे बेल अनगिनत पत्तियों से भर गई, अर्थात उनमें अनगिनत पत्तियां धीरे धीरे आ गई या आने लगी और उसने एक धीरे धीरे झाड़ी का रूप ले लिया। अगली पंक्ति देखिए। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। कवि यह कहना चाहते हैं कि यह सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो घर के आंगन में हरे भरे कई मुलायम सुंदर सुंदर आकर्षक सामियाना तान दिए गए हों। जिस प्रकार गांव देहात में शादी ब्याह के अवसर पर सामियाना टांग दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आंगन में हरे भरे कई मुलायम सामियाना तान दिए गए थे। यह दृश्य कवि को बहुत ही अच्छा लगता है, यह दृश्य कवि को बहुत ही सुंदर लगता है। उम्मीद करता हूं उपर्युक्त सभी पद्यांश की व्याख्या आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब मैं विशेष आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं ताकि कहीं भी आपको किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना हो। विशेष उपर्युक्त पद्यांश में स, न, प आदि वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है, परंतु धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा रूपक अलंकार है। भाषा सरल, सरस और व्यवहारिक एवं प्रवाहपूर्ण है। भाषा में कुछ संस्कृत तत्सम शब्द अवश्य हैं, फिर भी भाषा की सरलता, सरसता और प्रवाह में कोई अंतर नहीं आया है। भाषा सरल, सुबोध हिंदी खड़ी बोली है। उम्मीद करता हूं आह धरती कितना देती है शीर्षक कविता की व्याख्या, जिसे मैंने 1 से लेकर 4 तक आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल वीडियो है, यह एक एडुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नज़र आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर,
आकर्षक छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।